इस वक्त नेपाल की इस जीत के साथ सबसे ज़्यादा खुश अगर इन तीन टीमों में से कोई होगी तो वो होगी पीएनजी, जो कि इस मैच को लगातार देख रही होगी अपने होटल से या फिर जहाँ भी वो हो। इस जीत के साथ ये मेक श्योर हो गया कि पीएनजी वर्सेस नेपाल का फाइनल ट्रांजिशन सीरीज में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि पीएनजी को सिर्फ एक जीत मिली है इस ट्रांजिशन सीरीज में, उसके बावजूद भी वो फाइनल यहाँ पर खेलती हुई नजर आएगी। ऑल थैंक्स टू कल की जो उनकी एक विन रही लास्ट में, और जिस तरह से विन रही उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन आज इस मैच की बात करते हैं। टॉस पहले मलेशिया ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। चलिए, उस फैसले में कुछ बुराई नहीं थी, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी खास रही नहीं है कि चलिए आपने अपनी बैटिंग, जो भी आपकी बैटिंग आपने दोनों बार 180 क्रॉस किए हैं बैटिंग करते वक्त पीएनजी के खिलाफ, तो आपने अपनी बैटिंग यानी स्ट्रेंथ को सेकंड ऑप्शन में डाला, तो उसमें कोई गलत नहीं था। और हमने भी ये कहा था मैच में कि आप टॉस जीते तो बैटिंग लेके देखिए एक बार, पहले बॉलिंग लेके देखिए, क्योंकि वैसे भी आपका जो परफॉर्मेंस है उतना खास नहीं रहा है। लेकिन साथ में एक चीज और कही थी कि अगर आप 210-15 रन दे देंगे और कहेंगे नहीं हम चेस कर लेंगे, बैटिंग बाद में लेंगे, तो वो भी नहीं होने वाला। आपको एक कंट्रोल्ड 160-170 तक कम से कम नेपाल को रोकना होगा, जिसमें पूरी तरह से आप फेलियर नजर आए। कुशल गुरतल आसिफ से फिर से एक अच्छे टच में शुरू में नजर आ रहे थे, लेकिन कुशल गुरतल ने वापस से अपना विकेट गंवा दिया। क्लियर एल्बिडब्ल्यू बिल्कुल, और बॉल भी बहुत अच्छी थी, डायरेक्ट वो पैरों पे आई थी, तो बॉल भी बहुत अच्छी थी, पर विकेट भी फिर से उन्होंने गंवाया। और शुरुआत जो है वो एक नेपाल को नहीं मिल रही है, क्लियर शुरुआत, एक क्लिनिकल शुरुआत अगर इस सीरीज में देखें तो वो मिली नहीं है। 40 रन की पार्टनरशिप जरूर हुई थी, उसको छोड़ दें तो उसके बाद हुई नहीं। लेकिन अदर जो नीचे के बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत बखूबी साथ दिया, संभाला, उसके बारे में आगे जरूर बात करेंगे। पर एक स्टेडी और अच्छी शुरुआत नेपाल को मिली नहीं है इस T20 सीरीज में, जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल कंसर्न है, क्योंकि जैसे ही आप और बड़े टीमों के साथ खेलेंगे तो ये कंसर्न आपको बहुत ज्यादा उभर सामने आ जाएगा। वहां पर इतनी तेजी से आप रन नहीं कर सकते, वहां पर आप 200-250 नहीं कर सकते। अभी हमने कितने मैच देखे, क्वालिफायर्स में, क्वाड्रेंगुलर में एक भी मैच में नेपाल 200 नहीं कर पाया। 200 तो बहुत दूर की बात है, कितने कम स्कोरों में 8-8, 7-7 विकेट गिर जा रहे थे। तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि हम किन कंसर्न की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग पेयर को यहाँ पर रन्स करने की जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा। पिछले मैच में 44 था, उम्मीद थी शुरू में एक दो ओवर ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, लेकिन मोस्टली कुशल गुरतल अपना विकेट वहां पर थ्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ रोहित पुड़ैल आए, लगभग वही टीम थी। प्लेइंग 11 में चाह तो रहते हैं कि कुछ चेंजेस हो, यंग प्लेयर्स को मौका मिले, लेकिन चलिए छोड़िए, फिलहाल पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पुड़ैल ने। उन्हीं की बात करते हैं, ये सब कंसर्न्स की बात में लगातार बात होती रहेगी। रोहित पुड़ैल की बात करें, रोहित पुड़ैल वन डाउन आए, अपना बखूबी जो वो काम कर रहे थे, आज भी उन्होंने वही काम करके दिखाया। एक वक्त पे आसिफ शेख भी जल्दी उसके बाद चलते बने और 40 के आसपास 2 विकेट नेपाल ने खो दिए थे। वापस से जो हमने मैच शुरू में कहा था, बैकबोन जो है, जो स्ट्रेंथ जो है जिनकी, वो अपना काम करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पुड़ैल। पहले रोहित पुड़ैल की इनिंग की बात हो जाए, बहुत खूबसूरत इनिंग रही है और उनके स्वीप शॉट मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली स्वीप शॉट मेरे फेवरेट शॉट ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोई स्वीप ज़्यादा मारे, और स्पिन पर वो बहुत स्वीप मारते हैं। तो ये चीज़ रोहित पुड़ैल को एक स्पेशल बनाती है, स्पेशलिटी है उनमें ये कि वो स्वीप मार पाते हैं और क्लिनिकल मार पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि बॉल खड़ी हो जाती है या लगती नहीं है, बहुत प्लेयर ट्राई करते रह जाते हैं। पर उनके बारे में ये जितनी इनिंग हमने आज तक देखी है, उनकी जो स्वीप शॉट्स हैं वो बहुत क्लीन लगते हैं। और आज भी उन्होंने खूब चौके बटोरे, उन्होंने डबल और चौके खूब बनाए हैं। तो बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही है। आज 50 रन उन्होंने, पहली 50 उनके बल्ले से निकली। जी हाँ, T20 में पहले 50 उनके बल्ले से निकली है और बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही है। 3 मैच ही हुए उन्हें पुराने हुए और यहाँ पर लगातार उनके बल्ले से रन्स निकल रहे हैं। 230+ रन लगा दिए और आज 50 भी उन्होंने जड़ दिए। वही दीपेंद्र सिंह एरी की डे की बात करें, आज कंप्लीटली डीएस एरी डे भी आप कह सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने शतक लगाया, छक्के चौके लगाए, वो फिर बॉलिंग कराने आए, 2 विकेट ले गए। कैचेस उनकी तरफ जा रहे थे, कंप्लीटली चिपक गई। बिल्कुल, आज कह सकते हैं कि कैमरा उनसे हट नहीं पाया, लगभग 40 ओवर कैमरा उन पे रहा है। चलिए सीरियस नोट पर उनकी बैटिंग की बात करते हैं। पहले 50 रन को आप कैसे देखते हैं दीपेंद्र सिंह एरी के, उसके बाद के 50 रन? नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए, दीपेंद्र सिंह एरी T20 स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा है, वनडे के मुकाबले T20 स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा है। वनडे में अगर वो गुड प्लेयर है, यहाँ पर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग ऐसे हो जाते हैं T20 फॉर्मेट में। और जैसे कि और कह सकते हैं यहाँ पे हम T20 में एसोसिएट्स के लिए गोट बनने की राह पे। नहीं, इसमें
कोई डाउट नहीं है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा ये रास्ता भी गोल्ड बनने के बारे में। इतने अच्छे ऑलराउंडर नेपाल के पास T20 क्रिकेट में होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जिस तरीके से रिकॉर्डों की उन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रोक कर दिए, पिछले मैच में करण केसी ने किया था और आज दीपेंद्र सिंह हैरी ने अलग अलग रिकॉर्ड में, कोई बॉलिंग में तो आज उन्होंने बैटिंग में अलग अलग रिकॉर्ड ब्रोक किए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शुरू में थोड़े बहुत उनके जो बैट्स हैं वो स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे, रन आ रहे थे। ये देखिए दो अलग चीजें हैं, रन आना और स्ट्रोक आना दो अलग चीजें हैं। रन उनके बल्ले से जरूर आ रहे थे, लेकिन वो जो शॉट्स चाह रहे थे वो नहीं आ रहे थे, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रोक्स ना आना। वो शुरू में नहीं आ रहे थे 25-30 रन तक, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें फुटबॉल की तरह नहीं, आप कह सकते हैं कि सूरज की तरह बॉल दिखने लगी। और उसके बाद एक उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ लगभग छक्के चौके आप जो भी कहें डबल्स। और सबसे बड़ी एक चीज दीपेंद्र सिंह हैरी की अच्छी लगती है जो बाकी शायद किसी भी बैटिंग यूनिट में किसी भी बैट्समैन में नजर नहीं आती, हाँ रोहित पटेल में नजर जरूर आती है। रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह हैरी की रन्स खूब लेते हैं, सिर्फ ये नहीं कि छक्का ही मुझे मारना है चौका ही मुझे मारना है। शुरू में जो 50-60 रन होते हैं ना, खूब रनिंग मिड विकेट बेहतरीन रहती है रोहित की और दीपेंद्र सिंह नहीं। और ये हम देखते भी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा तेजी से रन लेते हैं, देखते रहते हैं रोहित और दीपेंद्र की किसी के हाथ से छूटी क्या, कीपर के हाथ से झटकी क्या, बॉलर के हाथ से झटकी क्या बॉल, तो हम तुरंत भागेंगे। और ये हुआ भी है, ये हुआ है और रन भी उन्होंने निकाले। हमने क्वालिफायर में भी देखा था दीपेंद्र को, और रोहित और दीपेंद्र को यहाँ इस सीरीज में, वनडे सीरीज में भी खूब देखा है ऐसा करते हुए। तो जबरदस्त उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत शानदार। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इतने सारे धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद जाहिर सी बात है कि स्कोर इतना कम तो होने से रहा। एक बेहतरीन सेंचुरी दीपेंद्र सिंह हैरी के बल्ले से निकली और उसके साथ साथ जो नेपाल का स्कोर हुआ वो हुआ 223 रन। बहुत ज्यादा स्कोर आज खड़ा कर दिया नेपाल ने मलेशिया के सामने। 223 रन, 224 का टारगेट मलेशिया के सामने था। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? मलेशिया की बॉलिंग इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में, लगातार खराब बॉलिंग की रही है। आज की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से आज आप नोटिस करते हैं इनकी बॉलिंग? नहीं देखिए, बॉलिंग बहुत ज्यादा पुअर हुई है और होती आ रही है, लेकिन ये है कि आपने ज्यादातर शॉट वहां देखे होंगे जहां पर मिस फील्डिंग भी खैर हुई है, बहुत मिस फील्डिंग हुई है, उसके बदले भी चौके गए हैं, डबल आए हैं और ज्यादा बॉलिंग खराब दिखी है उस वजह से। अगर फील्डिंग भी थोड़ी ठीक होती तो इतने ज्यादा रन नहीं आते जितने अभी बने हैं। कैच भी छूटी थी, जी हाँ, जब एक शॉट मारा दीपेंद्र ने, वो कैच ऑलमोस्ट थी, इतनी बड़ी कैच नहीं थी लेकिन फिर भी हो सकती थी। पर बॉलिंग की बात करें तो इसमें ऐसी बात करने को नहीं है कि इसमें कुछ सुधार होगा, वो तभी होगा जब मलेशिया मैच कराने के हालत में होगा, तभी वो सुधार ज़्यादा हो सकता है। वरना ये बोल के यहाँ बैठ कर सुधार हो जाए तो ऐसा तो नामुमकिन। बिल्कुल। और एंड फिर से जो हमने मैच, जब ये मैच 1 मलेशिया खेलने जा रहा था उसके मैच प्रीव्यू में, यानी सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी, तभी हमने कहा था कि इनके टॉप ऑर्डर के अलावा देखना होगा कि मलेशिया के लिए रन कौन करते हैं। वही प्रॉब्लम सीरीज खत्म होने के बाद भी सेम वही प्रॉब्लम टीम के साथ जुड़ी हुई है। आज भी आप देखिए जितने भी रन बने हैं उसमें से 70-80% ऊपर के टॉप ऑर्डर्स ने किए हैं। 3-4 विकेट गिरने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है मलेशिया की जो लोअर ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर बैटिंग लाइनअप। आज भी कोई रन नहीं बिल्कुल। और ये देखने में ही मिला है, आप जितने शर्मिन मुनियाडी एज अ बैट्समैन वो भी फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप है। और 3-4 के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अभी थोड़ा सा ही टाइम वेट करना है, उसके बाद वेट एंड वॉच। जी हाँ, इसकी नीति अपनानी है और जल्दी से मैच को खत्म करना, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की जरूरत है अच्छे बैट्समैन। जानते हैं मलेशिया इतना क्रिकेट में अभी एक प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जिस तरीके से मलेशिया को थोड़ा करना चाहिए, लेकिन एक बैड न्यूज़ और आ गई है उनके साथ, तो उम्मीद कमी है कि क्रिकेट और ज़्यादा बढ़ेगा मलेशिया में। तो सॉरी टू से, बट ये जो हाल है मलेशिया का ये थोड़े लंबे वक्त तक रहने वाला है जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये तो चीज़ चलिए अभी एड वक्त पे आई है, लेकिन आपने इससे पहले लगातार मैचेस खेले हैं, अपनी एक टीम बनाई है, आप इसी ग्राउंड पे सेम 1 साल पहले भी आपने काफ़ी सारे मैचेस खेले थे, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या हुई? कुछ खास नहीं। आपने एक मैच जरूर पीएनजी को हराया, लेकिन उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल रही है, दिखी भी नहीं। क्वालिटी दिखनी चाहिए थी, वो भी नहीं दिखी है। कम से कम वो दिख जाती तो कुछ ब्राइट शाइन होते कि हाँ चलिए ये कर सकते हैं, ये ठीक अच्छा है, लेकिन दिखा नहीं है। हाई टॉप ऑर्डर रन करता है, बॉलिंग कुछ नहीं करते, तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट इस टीम के साथ रही है। वही अगर बात करें चेस करने के लिए टीम उतरी, फिर से वही हाल रहा, टॉप ऑर्डर ने थोड़े बहुत रन किए। वीरेंद्र सिंह जब तक इस चेस में थे मैच ऑन था,
जी हाँ, 5 ओवर में 51 रन के आसपास था और 1 विकेट था जब जुबैदी जो गोल्डन डक पे आउट हुए। उसके बाद भी 5 ओवर में 51 रन 10 के हिसाब से चल रहे थे। ऐसे करते करते आप जरूर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचते, लेकिन वही बात है कि जब रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा हेवी हो तो आपको लगातार तेज खेलते रहना है। जी हाँ, उसके लिए दूसरे प्लेयरों का भी सपोर्ट चाहिए। अगर दूसरे प्लेयर रन नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी एक पे प्रेशर पड़ेगा, तो यही होने वाला है। उन्होंने कोशिश की 26-27 बॉल में 47 के आसपास शायद उन्होंने स्कोर भी किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाकाफी हुआ। उसके बाद तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत अहमद फैज ने दिए, थोड़े बहुत इधर से टॉप ऑर्डर ने लगाए, लेकिन एट द एंड लटकते लटकते जो स्कोर था वो इतना काफ़ी नहीं था कि आप नेपाल को हरा सके, क्योंकि ऑलरेडी 223 रन जब आप दे देते हैं तो उसके बाद उसे चेस कर पाना और सिर्फ टॉप ऑर्डर के भरोसे रहना कि वो आपको चेस करके दे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पर लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर एकदम ही खोखला नजर आता है मलेशियन टीम का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जब 223 बोर्ड पे हो तो फिर आपको टेंशन क्या है? सबसे बड़ी बात ये है। और जिस तरह की बैटिंग यूनिट है, आपको ही पता है कि हमें सिर्फ 3 विकेट की लेने हैं, क्लियरली बात है, हमको 3-4 विकेट ही लेने हैं। वीरेंद्रदीप सिंह, सैयद अजीज, अहमद फैज और जुबैर। बिल्कुल, और ये आप मेंटलिटी में भी देख सकते हैं, जब संदीप की मेंटलिटी में भी आप देख सकते हैं एज अ कैप्टन कि जब उनको लगा कि हाँ अब तो सब चले गए, तो आप उनकी बॉलिंग देखिए उन्होंने किस किस से कराई। बिल्कुल, अब इस तरीके इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं। रोहित पुड़ैल आए, कुशल भुरतेल भी बॉलिंग कराने आए, तो एक चिंता ही चली गई। इसलिए ये हमारा कहना है कि मलेशिया के पास नीचे कुछ है ही नहीं, कि संदीप ने भी ये देख लिया अब तो कुछ बचा ही नहीं है मैच में, अब तो इनसे करा लो। बिल्कुल, करण अगर कोई ऊपर का एक जना होता, कोई 2-3 इनिंग खेल चुका होता, 2-3 पारी, तो करण केसी भी अपना चौथा ओवर करा रहे होते और कमल हैरी भी करा रहे होते, लेकिन आपने देखा नहीं। आपके सामने पूरा एक स्कोर कार्ड है जिसपे आप रोहित और कुशल भुरतेल को भी बॉलिंग कराते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल सेम मेंटालिटी थी और बहुत अच्छी थी कि हाँ हमें क्यों खर्च करना है, मैच आपको जबरदस्ती नहीं करना है, इससे बेटर कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, फाइनल खेलना है। बहुत अच्छा है, सिंपल एंड प्लेन, माफ कीजिएगा, प्लानिंग रही लामिछाने की, और बिल्कुल क्लिनिकल विन फॉर नेपाल। जी हाँ, और एक चीज और है, ये मलेशिया के लिए खराब है, ये मलेशिया के लिए खराब है, अहमद फैज एज अ कैप्टन के लिए खराब है मलेशिया के लिए, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनका जो प्रिपरेशन है, उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है, उससे सामने वाली टीम को पता लग जा रहा है कि हमारे 3-4 विकेट गिरने के बाद इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपने पार्ट टाइमर भी नहीं, रेयर पार्ट टाइमर बॉलर्स को लगाने लग गए। रोहित पुड़ैल उनके ओपनर और 1 डाउन के प्लेयर बॉलिंग करा के हमारे खिलाफ विकेट लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन है मलेशिया की तरफ से, तो जो कि संदीप रामचंद्रन ने बहुत बेहतर पढ़ा है। ओवरऑल एक क्लिनिकल और कंफर्टेबल तो नहीं, बहुत भारी विन आप कहिए इसको, बहुत बड़ी जीत यहाँ पर नेपाल ने दर्ज की है। ओवरऑल इस जीत से चारों मैचेस जीतने वाली चौथी टीम इस ग्रुप स्टेज में बनी है नेपाल, और सेकंड नंबर पे पीएनजी रही है सिर्फ रन रेट के आधार पर, वरना पीएनजी और मलेशिया दोनों ने एक जीत ही दर्ज की है, वो भी दोनों ने अपने एक दूसरे के खिलाफ। अब 4 तारीख को एक फाइनल होना है नेपाल वर्सेस पीएनजी के बीच में। चलिए, जो सीरीज से पहले मोस्टली एक्सपेक्टेशन थी कि पीएनजी नेपाल का ही फाइनल होगा, एट द एंड वही हुआ। थोड़ा बहुत मलेशिया ने अपसेट करके थोड़ा बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन वापस से अपनी परफॉर्मेंस में वापस वो लौट गए। क्या कहेंगे यार ओवरऑल नेपाल की इस ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस को लेकर, मैच 1 से लेकर मैच 4 तक पीएनजी और मलेशिया की टीम? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। नेपाल ने कुछ लड़कों को मौके भी दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लड़कों को इंक्लूड भी किया, कुछ लड़के लाइमलाइट में जरूर बहुत अच्छी बात है। हमारे सामने भी, डेली क्रिकेट के सामने भी जी हमने भी किया था। जी हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि ये सीरीज को सही ढंग से कुछ लड़कों को इंक्लूड किया। पीएनजी ने भी टॉनी वुरा के लिए बहुत अच्छी खुशी हुई है, डेली क्रिकेट को ये एक अच्छा बहुत अच्छे, ये टीम के लिए गुड न्यूज़ है पीएनजी के लिए कि वो बहुत तेज रन कर रहे हैं और रन बना रहे हैं, रसतला ऊपर आके फाइनली टच में आए। बिल्कुल सही, और ये फाइनल में हमें और पता चल जाएगा कि क्या वो इस टच को रख पाते हैं या नहीं। लेकिन खुशी बहुत है कि और मलेशिया के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा अपसेट है मलेशिया के लिए, क्योंकि क्रिकेट उठ नहीं रहा है मलेशिया में जितना उठना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, उस नहीं जा रहा, और हमें डेली क्रिकेट को कभी अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, अभी जो प्रॉब्लम मलेशिया की वो थोड़ी अलग हो गई है। आप सबको पता होगा जो किनारा ओवल जो उनका ऑफिशियल होम ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं अब रिलीज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब ये दिक्कत आ जाती है कि ग्राउंड्स कहाँ पे होंगे, प्लेयर्स कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कैंप्स कहाँ पे लगा करेंगे, ये सारी चीजें अब वहाँ पे कंसर्न अलग है। तो अब ये जैसे प्लेयर्स वापस जाएंगे, उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल जाए। तो अभी फिलहाल वो प्रॉब्लम दूर हो, उसके बाद इन सब चीजों पे काम करेंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से ये परफॉर्मेंस नहीं हुई है, ये जरूर याद में रखना है। ये परफॉर्मेंस अब ये जो चीज है ये अभी आई है, लेकिन आपके लिए वो ग्राउंड था, आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आपने लोअर ऑर्डर में बैट्समैन नहीं निकाले, आपके पास बॉलर्स अच्छे नहीं आए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोच और जो आपने तैयारी करी है उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक चीज बेहतर हुई
है कि आपने एक बहुत बड़ी टीम को अपने से हराया जरूर है, आप एक जीत लेकर जा रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर लेकर जा रहे हैं, कुछ यादें लेकर जा रहे हैं। इससे ये पता साफ चलता है कि टीम में क्वालिटी और क्वांटिटी है, अच्छी क्वालिटी के प्लेयर हैं, परफॉर्म कर पाएंगे तो जरूर वो बात तो रेस करना है, बस यही है। लेकिन बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत और सही वे में की हुई मेहनत चाहिए, तभी ये हो सकता है। बिल्कुल। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैसेज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इंतजार रहेगा 4 मार्च का, 4 अप्रैल का, ताकि फाइनल में पता चल सके आखिर किनके बीच में क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड की पोस्ट मैच एनालिसिस भी आ चुकी है, एक बार उस पर भी जरूर गौर करिए और समझने की कोशिश करिए कि नीदरलैंड्स ने आज कितना बड़ा ब्लंडर किया है क्रिकेट इतिहास में। फिलहाल इस वीडियो में